एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीते हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑन सोशल इश्यूज। और आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस फाइल किया गया है सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करने के लिए, लीगलाइज करने के लिए। और उसमें गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल किया है कि सेम सेक्स मैरिज इंडिया के अंदर जो हमारी सोसाइटल वैल्यूज हैं उनको हैवकली इफेक्ट करेगा, मतलब बहुत ही डिवास्टेटिंग तरीके से, तो ये अलाउ नहीं होना चाहिए। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे राज्यसभा के अंदर एक डिबेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड कि जो अभी करंट प्रोसीजर है डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज को शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करने का, वो प्रोसीजर बिल्कुल सही है और उसके ऊपर गवर्नमेंट अभी कोई चेंज लेके नहीं आना चाहती है। देन राजस्थान के अंदर एक इंपॉर्टेंट राइट टू हेल्थ बिल जो सभी लोगों को राइट टू हेल्थ एज अ राइट प्रोवाइड करने की बात करता है। साथ ही में तमिलनाडु के अंदर हिंदी भाषी माइग्रेंट लेबर के ऊपर हुए अटैक और उनकी वजह से माइग्रेंट लेबर्स के क्या कॉजेज हैं और उनके क्या राइट्स हैं डिफरेंट लीगल फ्रेमवर्क के अंदर। इन द एंड वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अवर डिस्कशंस। लेट्स ब्रिंग इट ऑन। और अब हमारा पहला टॉपिक है सेम सेक्स मैरिज को लेकर फाइल एक प्ली जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस के तौर पे सुनवाई की जा रही है। ये सारा मैटर अराइज कहाँ से होता है? साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट इन नवतेज जौहर केस, तो होमोसेक्सुअलिटी को इंडिया के अंदर डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। लेकिन जैसे हम प्रीवियस करंट अफेयर क्लासेस में लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं, जब भी इससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर होता है कि नवतेज जौहर केस में सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को सिर्फ डीक्रिमिनलाइज किया था, मतलब उसके लिए कोई सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन होमोसेक्सुअल मैरिजेस अलाउ नहीं की गई हैं। क्योंकि अगर होमोसेक्सुअल मैरिजेस अलाउ करनी है इंडिया के अंदर, उसको लीगलाइज करना है, तो जो मैरिज एक्ट हैं डिफरेंट कम्युनिटी के पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग उनमें चेंज लेके आना होगा। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मैरिटल लॉज हैं उसमें अभी भी जो मैरिज फाउंड कर सकते हैं, फैमिली फाउंड कर सकते हैं, वो एक मेन और विमेन के बीच में हो सकता है। नाउ वी कम टू दिस थिंग कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एफिडेविट फाइल किया है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें क्या कहना है सेम सेक्स मैरिज के बारे में? दैट सेम सेक्स मैरिज वुड डज अ कंप्लीट हैवक with the delicate balance of personal laws and accepted societal values। तो जो भी हमारे पर्सनल लॉज हैं जो डिफरेंट कम्युनिटी की धार्मिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, और साथ ही में जो हमारी सोसाइटल वैल्यू है, सामाजिक मूल्य हैं, इनसे भारी छेड़खानी करेंगे अगर हम सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर देते हैं। और साथ ही ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है कि जो एक बायोलॉजिकल मेन और वुमेन के बीच में एक मैरिज का रिलेशन है, ये सिर्फ एक लीगल रिलेशन नहीं है, बल्कि इंडिया के अंदर मैरिज इज अ होली यूनियन, इट्स अ सैक्रामेंट एंड इट्स ऑल्सो अ संस्कार। यहाँ पर इंडिया के अंदर मैरिज सिर्फ एक लीगल प्रोविजन ना होकर बल्कि इसको एक पवित्र रिश्ते के तौर पे एस्टैब्लिश किया जाता है। तो प्यूरिटी इम्प्योरिटी का कंसेप्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अटैच कर रही है मैरिटल रिलेशंस के साथ। नाउ वी कम, अगर इससे उलट हम दुनिया भर के अंदर होमोसेक्सुअल मैरिज का डेटा देखें तो अभी तक साल 2023 तक लगभग 34 कंट्रीज अपने यहाँ पर होमोसेक्सुअल मैरिज को लीगलाइज कर चुकी हैं। इन 34 कंट्रीज की अगर हम बात करें और पॉपुलेशन वाइज देखें तो 1.35 बिलियन पॉपुलेशन इन कंट्रीज की, मतलब हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की आबादी की 17% आबादी वाले मुल्कों में हम जो सेम सेक्स मैरिज है इसको अलाउ कर चुके हैं। रिसेंट जो लीगलाइज हुआ है वो एंडोरा कंट्री के अंदर होमोसेक्सुअल मैरिज को अलाउ किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो गे कपल्स ने ये पिटीशन फाइल की है, तो उनका मकसद ये है कि इस लिस्ट में जो लेटेस्ट नाम हो वो इंडिया का ऐड हो जाना चाहिए, इंडिया को होमोसेक्सुअल मैरिजेस अलाउ कर देनी चाहिए। नाउ इफ वी सी द गवर्नमेंट पिटिशनर स्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पिटिशनर हैं, गे कपल हैं, इनका क्या आर्ग्यूमेंट है? तो इनका आर्ग्यूमेंट है कि अगर सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं किया जाता है इंडिया के अंदर, लीगलाइज नहीं किया जाता है, तो जो एलजी कम्युनिटी की आत्मसम्मान की लड़ाई है या फिर डिग्निटी की लड़ाई है, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी। वो अपने आत्मसम्मान से जोड़ के इस चीज़ को देखते हैं। साथ ही ये भी कि अगर बाकी सभी पर्सनल लॉज के अंदर अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, तो जो एक स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, जिसके तहत इंटरफेथ इंटर रिलीजियस मैरिजेस को अलाउ किया जाता है, तो उस स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू गे मैरिज को या लेस्बियन मैरिजेस को रजिस्टर कर देना चाहिए। तो बड़ा कोई लीगल अपहीवल भी कॉज नहीं होगा, हर एक्ट में चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। नाउ वी कम टू
गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? तो जैसे हमने बात की है कि गवर्नमेंट ये कहता है कि सिर्फ लीगल नहीं है ये रिलेशन, इसके अलावा कोई भी मैरिज इंडिया के अंदर जो होती है वो नेसेसरीली रूट आउट होती है, डिपेंड करती है ऑन एज ओल्ड कस्टम्स, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, कल्चरल ईथोस एंड सोसाइटल वैल्यू। मतलब ये वही स्टैंड है जैसे सुषमा स्वराज मैडम ने एक बार लोकसभा के अंदर ये कहा था कि किसी भी देश के अंदर जो कानून बनाए जाते हैं, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ होता है, वो सामाजिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए होता है। मतलब सामाजिक मान्यताओं के बिल्कुल उलट कानून नहीं बनाए जाने चाहिए। ये सुषमा स्वराज जी का आइट्रेशन था पार्लियामेंट के अंदर। उसी तरह की चीजें अब सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोबारा करते हुए नजर आ रही है। देन वी कम टू सेम सेक्स मैरिज अगर अलाउ होती है तो ना सिर्फ एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉ वायलेट होंगे, बल्कि जो ऑलरेडी कोडिफाइड लॉज हैं जहां पर मेन एंड विमेन के बीच में मैरिज सिर्फ अलाउड है, उनकी भी वायलेशन होगी। देन फर्दर गवर्नमेंट ऑल्सो सेज कि अगर कोई भी डेरिवेशन होना चाहिए या फिर डेविएशन होना चाहिए, जो भी आपकी सामाजिक मान्यताएं हैं उससे इतर अगर कोई कानून बनाते हैं तो ये कानून बनाने का हक पार्लियामेंट को है। ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से डिसाइड नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ब्रॉडर पॉलिसी का एस्पेक्ट है। फर्दर ये याद रखें कि गवर्नमेंट ने ये भी हाईलाइट किया है कि नवतेज सिंह जौहर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को सिर्फ डीक्रिमिनलाइज किया है सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को स्ट्रक डाउन करके, लेकिन इस केस में कहीं पर भी होमोसेक्सुअल मैरिज को अलाउ नहीं किया गया है। और साथ ही सेम सेक्स मैरिज जो हम बात करते हैं इसको जो द गवर्नमेंट सो कॉल्ड के नेचुरल मैरिज ऑफ मैन एंड विमेन उससे कंपेयर करके नहीं देखा जा सकता है। फर्दर इफ वी टॉक अबाउट द लीगैलिटी ऑफ सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया, तो अभी तक कोई भी कानून इंडिया का सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं करता है। इसके अलावा नवतेज जौहर की हमने बात की है, वो सिर्फ डीक्रिमिनलाइजेशन की बात करता है। और इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट की किसी भी जजमेंट में अभी होमोसेक्सुअल मैरिजेस को एक्सप्लिसिटली आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट नहीं बताया गया है। हाँ, ये अलग बात है कि काफी सारे केसेस में राइट टू चूज लाइफ पार्टनर और राइट टू मैरी समवन, इसको आर्टिकल 21 का एक पार्ट बताया है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, लेकिन कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली होमोसेक्सुअल मैरिज को आर्टिकल 21 का पार्ट अभी तक तो नहीं बताया गया है। देन इट कम्स टू कि किस तरीके से लीगलाइज हो सकता है या लीगलाइज क्यों होना चाहिए होमोसेक्सुअल मैरिजेस को। तो पहली बात तो एक रिलेशन जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 के थ्रू इसको लीगलाइज कर देना चाहिए, तो कोई बड़ी लीगल झंझट नहीं आएगी। और इसके अलावा बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो LGBTQ राइट्स के समर्थक मानते हैं कि सेम सेक्स मैरिज के अलाउ ना होने से बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है होमोसेक्सुअल कम्युनिटी के। सो इसमें पहला जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो उनको अपना लाइफ पार्टनर चुनने की इजाजत नहीं है क्योंकि होमोसेक्सुअल मैरिजेस अलाउ नहीं है, ये उनकी पर्सनल लिबर्टी की वायलेशन है। इसके अलावा आर्टिकल 19 जहां पे है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सो दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर सेक्सुअलिटी और वो मैरिज के थ्रू अपनी सेक्सुअलिटी को लार्जर तौर पे एक्सप्रेस और एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। फर्दर LGBT कम्युनिटी ऑल्सो सेज दैट वी आर हैविंग द सेम ह्यूमन राइट्स एंड सेम फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एज कंपेयर टू अदर सिटीजन। तो फिर हमें कुछ राइट्स की मनाही क्यों की जा रही है? देन इट ऑल्सो रिलेट टू राइट टू इक्वालिटी व्हेन वी टॉक अबाउट के इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज होना चाहिए, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को डिफरेंट लॉज के थ्रू गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए ताकि उनको इक्वल स्टेटस समाज में हासिल हो सके। फर्दर ग्लोबल प्रैक्टिस का भी हवाला दिया जाता है कि दुनिया भर में चीजें ओपन हो रही हैं और नए नए तरह के ह्यूमन रिलेशंस को सोसाइटीज में एक्सेप्ट किया जा रहा है। नाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? सो एक तो ये बात कि इस तरह के बहुत सारे प्रोग्रेसिव राइट्स की इंडिया में भी शुरुआत भर हो रही है, तो इस पर एक लार्जर पीपल डिस्कशन की जरूरत है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो चाहे मेडिकल फील्ड से हों, चाहे सोशलॉजिस्ट हों, चाहे साइकोलॉजिस्ट हों, लीगल एक्सपर्ट हों या पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हों, तो एक लार्जर कंसेंसस बिल्डिंग की जरूरत है। और उससे पहले अवेयरनेस सोसाइटी के अंदर लानी होगी ताकि LGBT की कम्युनिटी के राइट्स के बारे में लोगों को लार्जली अवेयरनेस तो हासिल हो, तब उसके ऊपर डिबेट हो और तब एक सोसाइटी चाहे पार्लियामेंट के थ्रू चाहे कोर्ट के थ्रू इस तरह के राइट की एस्टैब्लिशमेंट की बात हिंदुस्तान के अंदर कर सके। Our next topic is inclusion in Schedule
ट्राइब लिस्ट। सो रिसेंटली पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर राज्यसभा में जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है इसने एक डिबेट बल्कि एक क्वेश्चन के जवाब में ये स्टैंड रखा है कि जो करंट प्रोसीजर और मॉडलिटीज़ हैं किसी भी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में शामिल करने की, उसमें कोई कमी नहीं है और वो एक बढ़िया प्रोसेस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी उसी को प्रोसेस करेगी। हालांकि बहुत सारी अलग अलग कमेटीज हो, चाहे गवर्नमेंट कमेटी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामेंट्री कमेटीज हो, तो बार बार ऑब्जेक्शन उठाया है कि ये जो सारा प्रोसेस है ये एक लेंथी प्रोसेस है, एक कम्बरसम प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती हैं और उनके कंकरेंस की जरूरत होती है। मल्टीपल स्टेज पे वीटो है और अगर किसी स्टेज पे कोई अथॉरिटी डिनाई कर दे तो डिजर्विंग कम्युनिटी को भी, डिजर्विंग ट्राइबल कम्युनिटी को भी ट्राइबल लिस्ट में, शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता है। तो इस वजह से इसमें चेंज चाहिए, लेकिन जैसे हम शुरुआत में कर चुके हैं, गवर्नमेंट फिलहाल किसी चेंज के हक में नहीं है, तो यही प्रोसेस जारी रहेगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि इस प्रोसेस को अच्छी तरह से याद कर लें। सो प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 342 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट बाय अ पब्लिक नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई कि कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी जिसको आइडेंटिफाई किया गया है उसको शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में शामिल किया जाएगा। लेकिन इससे पहले एक कम्बरसम जो प्रोसेस है वो क्या है? सबसे पहले तो ये प्रोसीजर इनिशिएट होता है गवर्नर साहब की तरफ से, मतलब स्टेट की तरफ से प्रोसीजर इनिशिएट होगा। उनका एक प्रपोजल आएगा कि ABC ट्राइबल कम्युनिटी को आप शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में शामिल कर लें। और ये जो सारा प्रोसेस हम पढ़ रहे जा रहे हैं ये मॉडलिटीज हैं जो 1999 में फ्रेम की गई थी मिनिस्ट्री के द्वारा, और इसके तहत जब गवर्नर से प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचता है तो सबसे पहले ये प्रपोजल भेजा जाएगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास। वहां से इस प्रपोजल के क्लियर होने के बाद इस प्रपोजल को भेजा जाएगा ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ORGI ऑफिस। जब इसके क्रेडेंशियल की जांच कर लेगी डिफरेंट पैरामीटर्स पे, हम लोकल कमेटी के आगे बात करेंगे, उसके बाद इस पर्टिकुलर प्रपोजल को भेजा जाएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के पास। अब इतनी सारी बॉडीज के पास होने के बाद और उनके कंकरेंस के बाद, मतलब अगर किसी एक कम्युनिटी ने एक कमेटी ने कह दिया या इन ऑफिस में से किसी ने कह दिया कि इस ट्राइब को हम शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे, तो फिर वो प्रपोजल वहीं पर कोलैप्स हो जाता है। अब इन सबके कंकरेंस के बाद फाइनली ये प्रपोजल कैबिनेट के पास जाएगा और जो कैबिनेट अमेंडमेंट करेगी एक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर ऑफ 1950, और इसके बाद फाइनली द डिसीजन मेकिंग और द कॉल लाइज विद द प्रेसिडेंट, जो पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई कर देंगे कि सच ट्राइब इज एडेड इनटू शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। सो एक कम्बरसम प्रोसेस है जहां पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं। अब इस पे देखें तो क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं, और खासकर ORG किस पर्टिकुलर क्राइटेरिया की जांच करती है किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में शामिल करने के लिए। सो ये जो क्राइटेरियाज हैं, लोकुर कमेटी थी एक 1965 की, उसके थ्रू क्राइटेरिया सेट किए गए हैं, और क्राइटेरियाज हैं कि किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर किन पहलुओं की जांच होगी शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करने के लिए। दैट इज प्रिमिटिव ट्रेड्स होने चाहिए, उनका एक डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का फैक्टर होना चाहिए, साथ ही में शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, और साथ ही में बैकवर्डनेस, मतलब मल्टीपल टाइप की बैकवर्डनेस इसमें देखी जाती है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, या सोसाइटल बैकवर्डनेस के पैरामीटर्स भी चेक किए जाते हैं। तो इन पर्टिकुलर क्राइटेरियाज की जांच के बाद किसी पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में शामिल किया जाता है। अब इसके साथ दिक्कतें क्या हैं, या सारे पर्पस, ये जो सारा प्रोसीजर है इसका क्रिटिसिज्म पॉइंट ये है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्सलीट है, कॉन्डेसेंडिंग, डॉगमेटिक एंड रिजिड प्रोसेस है। मतलब एक तो जो क्राइटेरियाज हैं वही बहुत पुराने आप यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो शेड्स हैं वो चेंज हो रही हैं, वो मॉडर्निटी के करीब आ रहे हैं, तो उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता। और इसी के साथ कम्बरसम इसलिए कि इतनी सारी एजेंसीज को इन्वॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, एक सिंपल प्रोसीजर होना चाहिए। और इसी के साथ जब हम बात करते हैं कि बहुत सारी कमेटीज ने पहले भी सजेस्ट किया था, तो हमारे पास कोट करने के लिए हैं यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर सेक्रेटरी हुआ करते थे ऋषिकेश पांड्या। तो इन्होंने भी ये कहा था कि ये जो सारा प्रोसेस है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वेलफेयर ऑफ ट्राइबल, ये उसी को डिफीट कर देता है। इस कम्बरसम प्रोसेस से हमें आज़ादी चाहिए, कोई सिंपल प्रोसीजर हमें चाहिए। फर्दर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी को प्रोवाइडेड हैं? दैट इज अंडर आर्टिकल 15 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर स्पेशल प्रोविजंस हैं, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भी है। इसी के साथ
आर्टिकल 16 के अंदर जो डिफरेंट गवर्नमेंट पोस्ट हैं उसमें भी रिजर्वेशन पॉलिसी इन फेवर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब लाई जाती है। इसके अलावा स्पेसिफिक सेफगार्ड्स दिए गए हैं रेड विद आर्टिकल 244 और खासकर 5th एंड 6th शेड्यूल, जहां पर ट्राइबल एरिया को शेड्यूल्ड एरिया या फिर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर गवर्न किया जाता है और इन पर्टिकुलर ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन बाकी जो राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन है उससे डिफरेंटली ड्रिवन किया जाता है। इसी के साथ आर्टिकल 243D के तहत पंचायती राज के अंदर जो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सीट्स रिजर्व की जाती हैं सभी टीयर के ऊपर। और इसी के साथ आर्टिकल 330 के थ्रू जो हमारे लेजिस्लेचर हैं, वो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लोकसभा, तो यहां पर भी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन सीट्स रिजर्व करने का कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड किया हुआ है। देन वी कम टू जो गवर्नमेंट का स्टैंड है। तो जैसे हमने बात की है कि अभी तक गवर्नमेंट कह रही है कि एडिक्वेट है ये सारा का सारा प्रोसेस और किसी चेंज की जरूरत नहीं है, लेकिन इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का भी पक्ष जान लेते हैं। मार्च 2022 में ही एक पिटीशन फाइल की गई है कि ये जो सारा प्रोसेस है ये फॉल्टी प्रोसेस है और हमें एक फुल प्रूफ प्रोसेस चाहिए ट्राइबल कम्युनिटी की शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में शामिल करने को लेके। और इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर बेंच को रेफर किया हुआ है। और इसी के साथ अगर हम डेटा के ऊपर ध्यान दें तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इस वक्त 705 एथनिक ग्रुप को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में ऑलरेडी शामिल किया जा चुका है। लगभग 10 करोड़ इंडियंस जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब के तौर पे नोटिफाई हैं और देश की जो 8.6% आबादी है वो ट्राइबल कम्युनिटी से कॉन्स्टिट्यूट होती है। इसी के साथ जो 1.4 करोड़ जो ओवरऑल ट्राइबल पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज के अंदर रहती है और साथ ही देश की जितनी भी रूरल पॉपुलेशन है उसका 11.3% जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन से कॉन्स्टिट्यूट होता है। नाउ वी कम टू द राजस्थान गवर्नमेंट्स राइट टू हेल्थ बिल। कोविड पेंडेमिक के बाद और उससे पहले एक लॉन्ग डिबेट के भारत में सभी सिटीजन को राइट टू हेल्थ एज अ फंडामेंटल राइट इंश्योर कर देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले ही जजमेंट्स के अंदर आर्टिकल 21 के एम्बिट के अंदर राइट टू हेल्थ को भी स्कोर कर चुका है, लेकिन फिर भी डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको लेके कोई पुख्ता कानून नहीं पास किए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना बेहतर डेवलप नहीं है। तो राजस्थान एक ऐसी स्टेट जो थोड़े दिन पहले हम एक करंट अफेयर के अंदर कर रहे थे कि आई साइट को लेके, आई विजन को लेके एक पॉलिसी लेके आ रहा है और भारत का पहला राज्य बन रहा है। तो अब राजस्थान एक हेल्थ बिल के साथ सभी लोगों को, कम से कम राजस्थान के लोगों को हेल्थ को एज अ फंडामेंटल राइट एस्टैब्लिश करने की तरफ पहल कर रहा है। अब इस बिल के थ्रू है क्या चीजें? हालांकि ये बिल आया तो था सितंबर 2022 के अंदर, लेकिन इस बजट सेशन के अंदर काफी डिबेट हुआ इसके ऊपर और इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स के ऊपर काफी चर्चाएं की गई हैं। तो जितने भी राज्य हैं जहां पर इस तरह की पहल की शुरुआत की जा रही है, ये उन सभी के लिए क्रिटिकल इशू है। नाउ वी कम टू स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ राइट टू हेल्थ बिल। दैट इज, इस बिल के तहत ये प्रोविजन होगी कि सभी लोगों को किसी भी अस्पताल के अंदर अपनी बीमारियों का इलाज कराने का राइट दे दिया जाएगा। यहाँ पर ये क्लियर कर दें कि ये राइट टू हेल्थ सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को अपने एम्प्लिट में नहीं लेता है, बल्कि लोगों को हक होगा कि प्राइवेट अस्पतालों से भी कंपैरेटिवली फ्री में ही वो इलाज करा सकें। यही एक क्रिटिकलिटी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल इनसे कैसे डील करेंगे। नाउ वी कम टू हेल्थ अथॉरिटीज एस्टैब्लिश की जाएंगी स्टेट लेवल पे और साथ ही में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये नई हेल्थ अथॉरिटीज वो सारे प्लान्स और फॉर्मुलेशंस ड्राइव आउट करेंगी जिसके थ्रू जिला स्तर पर, गांव स्तर पर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। देन ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट में और आगे क्या है, दैट एक ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया जाएगा। मतलब एक वेब पोर्टल के थ्रू ये किया जाएगा, एक हेल्पलाइन सेंटर क्रिएट किए जाएंगे जिस पर हेल्थ फैसिलिटी ना मिलने की सूरत में लोग अपने प्रोटेस्ट, अपनी शिकायत या फिर अपने ग्रीवियांस रजिस्टर करा सकते हैं और 24 आवर्स के अंदर अंदर जो कंसर्न्ड ऑफिसर होगा इस वेब पोर्टल के थ्रू उन शिकायतों का रिस्पॉन्ड करेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट को फिर अगर ये हेल्थ बिल एक्ट बन जाता है तो फिर राजस्थान में गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। फर्स्ट,
एक पब्लिक हेल्थ मॉडल को फॉर्मुलेट करना होगा कि किस तरह से गांव लेवल, ब्लॉक लेवल, जिला स्तर पे, शहरों में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही एप्रोप्रिएट प्रोविजन बनाने होंगे स्टेट बजट के अंदर, क्योंकि जब सारे स्टेट में आप गांव से लेके शहरों तक और बड़े शहरों तक ये फैसिलिटी पहुंचाएंगे तो आपको स्पेसिफिक प्रोविजन इन बजट फील्ड करनी होगी। देन इसी के साथ हेल्थ केयर सर्विस सभी लोगों को डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू एड्रेस करनी होंगी, जैसे कि डेंसिटी, एरिया, जोग्राफिकल, मतलब वही सारे पैरामीटर कि कितनी विसिनिटी के अंदर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होना चाहिए, एक हॉस्पिटल कितनी पॉपुलेशन को केटर करेगा, एक डॉक्टर कितनी पॉपुलेशन को केटर करेगा। तो इस तरह की सारी मॉडलिटीज आपको स्टैब्लिश करनी होंगी। फर्दर ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ ऑल लेवल्स, और इसी के साथ एक कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म बनाना होगा और जो हेल्थ के लिए प्राइमरी सुविधाएं हैं, जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना है, सैनिटेशन है, न्यूट्रिशनली सफिशिएंट एंड सेफ फूड लोगों तक पहुंचाना होगा। सो जो न्यूट्रिशन फूड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के थ्रू भी लोगों का एक हक है, उन तक पहुंचाने के लिए बैकएंड पर आपको ये सब भी क्रिएट करना होगा। इसी के साथ इंस्टीट्यूट मेजर्स लेने होंगे टू प्रिवेंट, treat and control the epidemics in public health emergencies. Now, what is the need such type of bills? तो ये बात सिर्फ राजस्थान की नहीं है, खासकर कोविड टाइम्स के बाद जब ऑक्सीजन और बहुत बेसिक दवाइयों के अभाव में लोगों की मृत्यु तक हो गई है, तो इन सब के बीच में एक बेसिक डिमांड है सभी स्टेट्स के अंदर कि इस तरह के कानून के थ्रू राइट टू हेल्थ सभी लोगों को इंश्योर कर देनी चाहिए। और खासकर जैसे हम बात कर रहे थे कि 1996 में इतना पुराना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जहां पर यह कहा गया है कि राइट टू हेल्थ इज अंडर द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। एंड फर्दर 2018 में नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ने एक चार्टर ड्राफ्ट किया था, दैट वाज कॉल्ड एज चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट, और सभी स्टेट्स को कहा था कि ये चार्टर पेशेंट्स राइट के बारे में आपको अपने अपने स्टेट में लागू करना है। वो अलग बात कि राज्यों ने इस चार्टर को अभी तक अपने स्टेट में लागू नहीं किया, टोटली निगलेक्टेड सिचुएशन के अंदर है। साथ ही में हम ये भी अंडरस्टैंड करें कि राजस्थान ने इस बिल को पास करने की कवायद तो शुरू की है, लेकिन ये 2022 से शुरू हो चुकी है। और इन्हीं सब डिबेट्स के दौरान ये भी डेटा हमारे सामने है कि 2013 की स्टडी हमें बताती है कि दुनिया भर में जो मुल्क हैं उनमें आधे से ज़्यादा ने अपने यहाँ पर राइट टू हेल्थ को किसी ना किसी लीगल मैकेनिज्म के थ्रू एज अ राइट, एज अ इंटाइटलमेंट एस्टेब्लिश कर दिया है, और उन सब में भारत बहुत पीछे है। देन वी कम टू इस सब के की इश्यूज क्या हैं, मतलब इसका विरोध क्यों है या फिर क्या बड़े चैलेंजेस सामने आएंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि एक तो कमर्शियली अनवायबल हो जाएगा प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट के लिए। जब हम बात ये कर रहे हैं कि कोई भी राजस्थान का रहने वाला वो सरकारी चाहे प्राइवेट अस्पताल से अपना इलाज मुफ्त में करवा सकता है, तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल इन पेशेंट्स को कैसे कैटर करेंगे, तो उनका रेवेन्यू लॉस होगा। और ये उस सूरत में और खतरनाक है जब बिल के अंदर रीएम्बर्समेंट का कोई क्लॉज नहीं है, मतलब बिल ये नहीं प्रोवाइड करता है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई पेशेंट इलाज कराता है तो गवर्नमेंट उस हॉस्पिटल को उस इलाज के बदले रीएम्बर्स करेगी। जब ऐसी प्रोविजंस नहीं है तो फिर जो ये सारा का सारा मैकेनिज्म है ये प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। फर्दर प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट्स। अब इस बिल के थ्रू क्या है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जो है इनको एक्शन टेकिंग रिपोर्ट अपलोड करनी होगी पोर्टल्स के ऊपर, जो भी पेशेंट्स वगैरह आते हैं उनकी शिकायतों के बारे में, उनके इलाज के बारे में। अब बिल के अंदर ये क्लियर नहीं है कि इन पर्टिकुलरली एक्शन टेकन रिपोर्ट को कौन एक्सेस कर सकता है। तो अगर ये पब्लिक में ओपन कर दी जाएगी तो जो लोगों की मेडिकल प्राइवेसी है या फिर हम बात करें राइट टू प्राइवेसी है, उसके ऊपर खतरा हो सकता है। फर्दर फाइनेंशियल बर्डन ऑन द स्टेट्स। अब हम बात ये कर रहे हैं कि अगर सभी राज्य इस तरह के कानून पास करते हैं तो पहली बात तो अगर प्राइवेट को रीइंबर्स करेंगे तो भी ज़्यादा स्टेट एक्सचेयर के ऊपर बोझ जाएगा, और जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएंगी या फिर नई नई अथॉरिटीज़ क्रिएट की जाएंगी तो फाइनेंशियल बर्डन विल इंक्रीज अपॉन द स्टेट्स। फर्दर वी कम इंस्टीट्यूशनल एंड हेल्थ वर्कर्स शॉर्टेज। अब डेटा हमें ये सजेस्ट करता है कि हर राज्य में कमोबेश जितने डॉक्टर्स होने चाहिए, जितने नर्सेस या अदर मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। जब बड़े पैमाने पर लोगों को ये राइट इंश्योर हो जाएगा तो ये शॉर्टेज और भी क्रिटिकल हो जाएगी
राज्यों के लिए एड्रेस करने में। देन वी कम टू दिस में अफेक्ट द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू हेल्थ। सो इफ वी जीरो इन डाउन के की चैलेंजेस या की इश्यूज क्या हैं, तो पहला रिसोर्सेज की एक बड़ी प्रॉब्लम है और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बड़ी प्रॉब्लम है और थर्ड अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स। तो मसला यह है कि रिसोर्सेज का रोना रोकर सोसाइटी को जो उनके बनते राइट हैं वो देने से सरकार इनकार नहीं कर सकती है। तो साइड बाय साइड गवर्नमेंट को अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। जो हमारा सोशल सेक्टर है इस पे बजट के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, खासकर हेल्थ के मामले में तो जरूर ही बढ़ाना चाहिए। और फिर इन स्टेप्स, इन सीरीज ऑफ मल्टीपल स्टेप्स इस तरह के राइट लोगों को स्टेट्स के अंदर इंश्योर करने चाहिए। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज माइग्रेंट लेबरर एंड देयर राइट्स। सो रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर कुछ माइग्रेंट लेबरर के ऊपर कुछ लोकल्स ने अटैक किया, उनके साथ मारपीट की, जिससे माइग्रेंट लेबरर के अंदर बहुत सारा भय फैल गया और जो तमिलनाडु सरकार है वो भी काफ़ी चिंतित हुई कि कहीं इस तरह के अटैक्स की वजह से जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं इनका एग्जॉडस ना शुरू हो जाए आउट ऑफ द स्टेट। क्योंकि जो तमिलनाडु की इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये हैवीली रिलाई करती है लगभग 1 मिलियन माइग्रेंट लेबरर्स के ऊपर। सो वैसे भी जो तमिलनाडु है इसको एक माइग्रेंट लेबरर के हब के तौर पे माना जाता है। यहाँ पर इन माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। नाउ वी कम टू व्हाट आर द इश्यूज दे फेस। दो माइग्रेंट लेबरर हैं ये किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो पहला है सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। सो सबसे पहले तो अपनी रूट से कट हो जाना, तो जो भी इनकी फैमिली या सोसाइटल एनवायरनमेंट है उससे कट होकर बेहतर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों के अंदर जाना। तो पहले से ही एक सोशियोलॉजिकल एक साइकोलॉजिकल बर्डन से गुजर रहे होते हैं और इसी के साथ जो भी जिस स्टेट के अंदर माइग्रेट करते हैं तो वहाँ की सोसाइटी में एकदम से मिक्स नहीं हो पाते हैं और एक आउट क्लास वाली फीलिंग आती है या फिर सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पे प्रमोट किया जाता है या पेश किया जाता है। तो ये तमाम हिस्सों में हम देखते हैं कि अगर कोई माइग्रेंट लेबरर है तो पहले एक तो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है और फिर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कॉज करके उसको नीचा दिखाने के लिए जो बहुत सारी हमारी सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं या सोशोलॉजिकल मान्यताएं हैं उनसे गुजरना पड़ता है। और इसी के साथ जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है इसको ये इशू और इंटेंसिटी के साथ फील कराए जाते हैं। तो जैसे मैंने बात की कोई भी माइग्रेंट लेबरर है खासकर तो गरीबी के आलम में ही अपना गाँव अपना घर छोड़कर दूसरे स्टेट जा रहा है और वहां पर उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो ये मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए और ज्यादा साइकोलॉजिकल बर्डन के तौर पे आता है। देन वी कम टू एक्सक्लूजन फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स एंड सोसाइटल बेनिफिट्स। तो बहुत सारी सूरतों के अंदर जैसे राइट टू वोट से ही एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो जब लंबे समय तक किसी और राज्य के अंदर लेबर कर रहे होते हैं और उस दौरान इलेक्शन आ जाए उनके राज्य के अंदर तो वहां पर उनको वो वोट पाने के लिए जाना भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो राइट टू वोट डिनाई हो जाता है। और इसी के अलावा जब किसी स्टेट के अंदर रह रहे होते हैं तो वहां पर डिफरेंट फैसिलिटीज अवेल करने के लिए, वो चाहे किराए पे कमरा लेना हो या बिजली पानी गैस का कनेक्शन लेना हो, तो बहुत सारे पेपर वर्क इनको जमा कराना होता है। तो कहीं पर वोटर ID, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, मल्टीपल जो कागज हैं वो इनको सबमिट कराने पड़ते हैं। तो इनकी जो फ्लूइडिटी है ऑफ डेली लाइफ वो रिजिड हो जाती है, तो हर जगह वो कागज कैरी करके चलें। अब इतनी गंभीर परिस्थितियों के बीच में आखिर वजह क्या है कि एक वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर फिर किसी लोकल पीपल के द्वारा अटैक क्यों किया जाता है या वायलेंट क्यों जाता है? तो इसके पीछे जो सबसे मेन प्रॉब्लम है पहला तो वो है सन ऑफ सॉइल थियरी। तो जो सन ऑफ सॉइल थ्योरी बहुत ज़्यादा राज्यों के अंदर इसको अडहेयर किया जाता है, मतलब कि किसी भी राज्य के जो रिसोर्सेज हैं उस पर हक सबसे पहले वहीं के रहने वाले लोगों का है। और माइग्रेंट लेबरर को इस तौर पे देखा जाता है कि हमारे रिसोर्सेज के ऊपर ये अनड्यूली कब्जा कर रहे हैं या हमारे रिसोर्सेज को गलत तरीके से ये यूटिलाइज कर रहे हैं। और पहला तो क्योंकि वहीं के लोगों का है तो फिर इनको पीट के बाहर निकालने की इस तरह की कवायद शुरू हो जाती है। और फिर दूसरा जो हमारे यहाँ पर सोसाइटीज़ में, स्टेट्स में एक एक्सट्रीम स्टेट कॉन्शियसनेस है या फिर एक्सट्रीम कम्युनिटी कॉन्शियसनेस है, तो उससे ये फीलिंग आती है कि माइग्रेंट लेबरर ये दूसरे हैं और दूसरे हमारे राज्य या हमारी सोसाइटी में नहीं होने चाहिए। तो यहीं से उपजती हैं वो सारी व्यवस्थाएं जिसके थ्रू ये वायलेंट क्लैशेस होते हैं। तो तमिलनाडु कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है, विभिन्न राज्यों में इस तरह के अटैक देखे गए, मतलब वो आसाम के भी एग्जाम्पल है और महाराष्ट्र के भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट जहां पर इन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट का
क्या क्या स्टेप्स हैं पर्टिकुलरली माइग्रेंट लेबरर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो एक एक्ट का नाम जरूर याद रखना है, हालांकि ये एक्ट पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है स्टेट्स के अंदर, बट देयर इज अ डेडिकेटेड एक्ट दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट ऑफ 1979। अब इसमें डिफरेंट सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं टू द माइग्रेंट लेबरर। जैसे एक इंपॉर्टेंट सेफगार्ड है, द एक्ट मैंडेट्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स दैट एम्प्लॉय माइग्रेंट वर्कर्स एंड रिक्वायर्स द कॉन्ट्रैक्टर्स टू ऑब्टेन लाइसेंसेस फ्रॉम बोथ होम एंड होस्ट स्टेट्स। तो हम जैसे जानते हैं कि माइग्रेंट लेबरर ऐसा नहीं है कि अकेला उठ के चला गया, कम ही होता है, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है जो बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर को इकट्ठा करता है और किसी फैक्ट्री में फिर आगे रोजगार दिलवा देता है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स को लाइसेंस ऑब्टेन करना होगा, जहां पे वो रोजगार दिलवा रहा है होस्ट स्टेट से भी, और जहां से मजदूर लेके जा रहा है होम स्टेट, दोनों जगह से उसको लाइसेंस लेना होगा, ताकि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर को तो आइडेंटिफाई किया जाए, उसको रजिस्टर किया जाए कि कहां पर मजदूरों को लेके जा रहे हैं। देन हमने जैसे बात की कि ये एक्ट अभी फुली इंप्लीमेंटेड नहीं है स्टेट्स के अंदर, इतनी सारी रजिस्ट्रेशन देखने को नहीं मिलती है। देन वी कम टू ये जो एक्ट है, इसी की बहुत सारी प्रोविजन डिफरेंट कोड्स में भी सब्ज्यूम की गई, तो डिफरेंट कोड्स के साथ भी इसको लागू किया जाता है। एंड इंपॉर्टेंट कोड्स आर द कोड ऑन वेजेस एक्ट ऑफ 2018, देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, the code on social security 2020 and the occupational safety health and working conditions code 2020। लेकिन ये सारे कोड भी जो इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबरर एक्ट को लागू करने के लिए डिफरेंट कोड्स की प्रोविजन है, ये भी अपनी इंप्लीमेंटेशन के डिफरेंट स्टेजेस के अंदर है, मतलब ये कोड भी फुली इंप्लीमेंटेड नहीं है। नाउ वी कम टू इश्यूज क्या हैं विद द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ प्रोटेक्शन टू माइग्रेंट लेबरर्स। सो सबसे पहले जैसे हमने बात की, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, यही प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड नहीं है, और इसके अलावा जितने भी डिफरेंट कोड्स की हम बात कर रहे थे, ये जो स्मॉल एमएसएमईज हैं ये उनको लेफ्ट आउट कर जाते हैं। मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रियल एक्ट, लेबर लॉज, ये उन संस्थाओं पर तो कारगर होते हैं जहां पर ज़्यादा तादाद में, मतलब 300 या उससे ज़्यादा वर्कर एम्प्लॉयड हैं, लेकिन अगर उससे कम वर्कर एम्प्लॉयड हैं तो वो सारे बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। जैसे हम बात करें कि बोनस प्रोवाइड करना हो, ग्रेच्युटी प्रोवाइड करनी हो, या कोई मेडिकल सुरक्षा हो, हालांकि कानून में वो लिखा हो सकता है कि प्रोवाइड करनी है छोटी संस्थाओं को, बट फिर भी क्योंकि ये कानून पूरी तरह से लागू नहीं है, तो जितने भी हमारे पास स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जहां पर 300 से कम वर्कर हैं, वहां पर इस तरह का सोशल सिक्योरिटी नेट कवर नहीं करता है लेबरर्स को। देन वी कम टू माइग्रेंट लेबरर्स, वर्कर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स और इवन होम बेस्ड वर्कर्स। तो जितने भी इस तरह के वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो कोड्स हैं उसके अंदर नहीं आते हैं। मतलब मान लीजिए कोई लेबरर किसी और स्टेट के अंदर गया और वहां पर कोई रिक्शा चला रहे हैं या फिर स्ट्रीट वेंडिंग कर रहे हैं, तो उनको इस तरह के सोशल बेनिफिट थ्रू कोड्स नहीं अवेलेबल हो पाते हैं। अब क्योंकि ये कोड्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कवर नहीं करती हैं, तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ओनर्स हैं वो अपने मन चाहे रूल्स एंड रेगुलेशन इंपोज करते हैं माइग्रेंट लेबरर्स के ऊपर। नाउ वी कम टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं। तो कुछ सेंट्रल और फिर कुछ स्टेट इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन किस चीज़ का, जो पहले से 7 एग्जिस्टिंग सब स्कीम्स चली आ रही हैं अंडर द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिपैट्रिएट स्कीम। इसी के साथ 2021 में नीति आयोग ने फॉर्मुलेट किया है एक ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी, लेकिन अभी नीडलेस टू से कि ये सब अब इम्प्लीमेंटेशन की डिफरेंट स्टेज में है, प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड नहीं है। फर्दर कुछ खास इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड प्रोजेक्ट है, इसके अलावा इंट्रोडक्शन है ऑफ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस का, देन पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम जिसको अभी एनएफएसए से इंक्लूड कर दिया गया है और कंटिन्यूएशन रहेगा फ्री फूड का लोगों तक, और इसी के साथ ई श्रम पोर्टल है जहां पर डिफरेंट माइग्रेंट लेबरर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं टू गेट सम सेफगार्ड्स। तो इस तरह के सारे जो इनिशिएटिव्स हैं दैट आर हेल्पफुल फॉर दिस पर्टिकुलर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देन वी कम टू डिफरेंट स्टेट के क्या इनिशिएटिव हैं। तो कुछ स्टेट्स ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड दीज माइग्रेंट लेबरर्स। जैसे आंध्र प्रदेश और ओडिशा ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एजीज के अंदर या उनकी हेल्प के
थ्रू आपस में एक MOU साइन किया है। तो इस MOU के थ्रू ओडिशा के 11 डिस्ट्रिक्ट से जो मजदूर आते हैं आंध्र प्रदेश के ईंटों के भट्टे पे काम करने के लिए, तो उनको रजिस्टर किया जाता है और उनके ऊपर वॉच रखी जाती है कि इनके साथ किसी भी तरह की कोई गलत एक्टिविटी परफॉर्म ना की जा रही हो। देन वी कम टू केरल। सो केरल ने डाटा मैनेजमेंट का काम शुरू किया है। तो जितने भी वर्कर केरल आते हैं, जैसे केरल भी एक बड़ा हब माना जाता है इन माइग्रेशन के लिए, तो जितने भी वर्कर केरल के अंदर काम करने आएंगे, लेबरर काम करने आएंगे, तो उनका डेटा रिकॉर्ड किया जाता है और ये देखा जाता है किसी भी तरह की एट्रोसिटीज इनके साथ ना हो रही हो। देन वी कम टू झारखंड स्टेट ने स्टार्ट किया है एक सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव विच इज कॉल्ड SRMI in 2021, and this particular scheme aims at enabling systematic registration of migrant workers for monitoring and analysis in the source as well as destination districts. So even जो इंट्रा स्टेट माइग्रेशन है उसको लेके भी झारखंड काम कर रहा है। देन झारखंड गवर्नमेंट विल हैव द हेल्प डेस्क विच विल नोन एज लेबर काउंसलेट्स इन वेरियस स्टेट्स। तो इंट्रा स्टेट माइग्रेशन और फिर जो इंटर स्टेट माइग्रेशन है उसके लिए भी एक कॉन्सुलेट्स के तौर पे कि जो हमारा झारखंड का लेबर कहीं बाहर जा रहा है तो पर्टिकुलर हेल्प डेस्क पे अप्रोच कर सकता है किसी भी तरह की प्रॉब्लम से निपटने के लिए। नाउ वी कम टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ी लॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, that consider the following statement: the president may, after consultation with the governor by public notification, specify the tribe or tribal communities as scheduled tribe. Then the proposal for inclusion must originate from the respective states. Following this, the proposal is sent to the Union Tribal Affairs Ministry, which sent it to the Office of Registrar General of India. Then it comes to the proposal is then forwarded to the National Commission for Scheduled Tribe. And finally, the final decision rests with the President's office issuing a notification specifying the tribe as scheduled tribe. So 5 स्टेटमेंट, और मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन बनाया इसलिए गया है कि आपको इस करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रह जाएं। तो जो सारा का सारा प्रोसेस है किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में शामिल करने का, उसके इंपॉर्टेंट 5 स्टेप यही हैं। तो अवर आंसर इज ऑल द अबव। Now we come to consider the following statement that Interstate Migrant Workmen Act 1979 provides safeguard to the migrant laborer. Yes, it is true. हालांकि implemented पूरी तरह से नहीं है, but safeguard तो provide करता ही है। Then in 2021, Niti Aayog has prepared a draft national migrant labor policy. Yes. Then the ramping up of one nation, one ration card and introduction of affordable rental housing complexes, PM Garib Kalyan Anna Yojana scheme, E-Shram portal reflect a ray of hope for migrant laborer. अभी हमने पढ़ा था, yes, it is also true. Again, all the 3 are correct. Now, finally, mains practice question that the Union government stated that same-sex marriage would cause complete havoc and can rock the societal values. Critically analyze the statement regarding LGBTQ rights. That is all for today. Thank you so much.